कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया ने हमारी राम राम। तो प्रीतम भाई जी, आज जो खेती बाड़ी की जो चर्चा करोगे ना, उसमें केले का आयो आज भाई। आज की जो हमारी पहली चर्चा है वो पॉली हाउस के बारे में है। उसमें सूत्रकृमि नियंत्रण है, सब्जी उत्पादन में उसका पॉली हाउस विधि का महत्व, ये सारा है। क्योंकि भाई पॉली हाउस में खेती करने लग रहे हैं खूब सारे। साथ ही भाई बोर्डो मिश्रण का बागवानी में प्रयोग और महत्व, ये भी चर्चा हम करेंगे। तो प्रीतम भाई देखिए, जैसा जिक्र कराया है कि पॉली हाउस में जो सूत्रकृमि है उनका नियंत्रण भी बड़ा जरूरी है जी। पॉली हाउस में देखिए, एक तो प्रीतम भाई बिना मौसम के साग सब्जी हैं या फूल हैं, इन सब का जो है ना हम जो है उत्पादन कर सके हैं। और देखने में भी आवा है कि जो पॉली हाउस है उसमें दिनों दिन इनका प्रचलन बढ़ता जाने लग रहा है। और मुख्य रूप से इसमें हम खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, जरबेरा, इसकी फसलें भी हम बड़े अच्छे तरीके से उगा सका है। और भाई इनका जो चलन है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सब्जियां जो हैं वो हम सुरक्षित नहीं रख सकते लंबे वक्त तक। अच्छा। और एक सीजन ऐसा आवा है, एक सीजन ऐसा भी आवा है कृष्ण भाई कि वो सब्जियां महंगी हो जाएं। तो इसमें दोनों को फायदा है, उपभोक्ता को भी और किसान को भी, कि बिना मौसम के वक्त उनको सब्जी उपलब्ध हो जाती है और किसान को भी आर्थिक तौर पे फायदा है। बिल्कुल। तो इसलिए पॉली हाउस चल रहा है और इसमें फसलें लेने के लिए भाई जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे भी बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अनुकूल परिस्थितियों की वजह से सूत्रकृमि, अष्टपदी और मिट्टी जनित जो फफूंद रोग हैं उनको काबू करना जरूरी है। इसमें सूत्रकृमि की समस्या घनी भयंकर है। हरियाणा में पॉली हाउस में कई जाति के सूत्रकृमि हैं, जो कर जड़ गांठ वाली सूत्रकृमि है, रेनिफॉर्म है, या फिर वृक्काकार सूत्रकृमि, जड़ विक्षिप्त सूत्रकृमि और कई डाल के भारी परजीवी सूत्रकृमि पाए गए हैं। देखिए प्रीतम भाई, जिस तरह के जो जड़ गांठ वाला सूत्रकृमि है ना, ये तो बहुत खतरनाक है इसके लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जड़ गांठ वाला सूत्रकृमि है ना, इसकी पहचान भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को करनी, क्योंकि इसको आप जड़ों के ऊपर जो गांठ बनी हुई है उनको आसानी से आप देख सको हो। और यदि इनकी तरफ टाइम रहने ध्यान न दिया जाए तो कुछ समय के बाद समस्या या इतनी बढ़ जाएगी कि इस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाए कि जो पॉली हाउस है उसमें फसल उगाना ही बंद करना पड़ा। किसान को ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा और फफूंद है या फिर अन्य जो दूसरे जीवाणु है उनकी जो उपस्थिति में जो सूत्रकृमि द्वारा होने वाला जो नुकसान है कई गुना तक वो बढ़ जाए। इस तरह जो है ना उनकी जो रोकथाम करना जरूरी है, नहीं तो भाई जो फसल है वो सूख जाएगी। और भाई लक्षण जो इन सूत्रकृमि की समस्या के हैं वो तो एक तो भाई जो भी पौधे इनसे ग्रस्त हैं उनकी बढ़वार में कमी देखने में आओगी। ऐसे पौधे मुरझा जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, पीले दिखेंगे। और भाई पौधों ने उखाड़ के देखने पे इनकी जड़ों पे छोटी छोटी गांठा वो नजर आएंगी। संक्रमण किया उधेर पौधे की आयु के साथ साथ आकार में भी वो बड़ी हो जाएंगी। सूत्रकृमि से प्रभावित पौधों में अन्य रोगाणुओं का प्रकोप ज़्यादा हुआ है, इसलिए पौधे सूख भी जा हैं। तो प्रीतम भाई देखिए, जो इसके लक्षण है उनकी रोकथाम करना भी बहुत ज़रूरी है।
एक तो पॉली हाउस लगाने से पहले सूत्रकृमि खातर भाई मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि भाई देखिए ये जो बात है हम बार बार कहे हैं कि भाई मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है जी। और इसी तरह पौधे जो है ना सूत्रकृमि रहित मिट्टी में तैयार करनी चाहिए। जो पौध है, अगर आपने कोई पौध वाले पौधे लगाने हैं, और पॉली हाउस में स्वस्थ पौध का ही आपने प्रयोग करना है भाई। जिसमें सूत्रकृमि ना हो वो स्वस्थ पौध है। और ऐसा ही खेत भी देखना चाहिए जड़े मिट्टी जो है सूत्रकृमि रहित हो। बिल्कुल। ऐसे ही भाई पॉली हाउस में टमाटर की फसल में जड़ गांठ सूत्रकृमि का प्रबंधन भी जरूरी है। इस खातर 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो है उसको ले लें और 100 ग्राम नीम की खड़ी गोबर की खाद या केंचुआ खाद में मिला के प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिला के बिजाई ते 1 हफ्ता पहले डाल के हल्की सिंचाई कर दें। इससे जो है जड़ गांठ सूत्रकृमि का प्रबंधन हो सकेगा जो भाई टमाटर की फसल लेना चाह रहे हैं। और इसी के साथ ही जो पॉली हाउस है या फिर भाई ग्रीन हाउस है, उसको जो है ना खरपतवार जो उसमें पैदा हो रहे हैं या फिर पिछली फसल के जो अवशेष हैं उनसे मुक्त करना बड़ा ज़रूरी है। मई जून की जो गर्मी है उसमें 10-15 दिन में भाई अंतराल पर उसमें 2-3 बार गहरी जुताई जरूर करें। इसके बाद जून जुलाई में हल्की सिंचाई करें। 25 माइक्रोन मोटी पारदर्शी पॉलीथीन शीट लेनी है और जो उसको जो है 30 दिन तक आपने उसको ढक के रखना है। इससे जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। और फफूंद का प्रयोग होने पर भाई मोटी नोजल से कार्बेंडाजाइम दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर तक घोल बनाकर पौधे की जड़ों के पास आपने डालना है। हाँ भाई, जो ये भाई कह रहे हैं कि फफूंद का प्रकोप हो भी जाए तो कार्बेंडाजिम या फिर बावास्टिन जो दवाई आती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों की जड़ों के दौरे डालना है। ऐसे ही भाई कारण भी अगर बात करें कि भाई फैले क्यों है सूत्रकृमि, तो एक तो भाई पहले से ही पॉली हाउस वाले खेत की मिट्टी में हुआ है, यो मिल सके है पहले से ही हो। और भाई संक्रमित खेत की मिट्टी औजारों जूतों या दूसरी डाल की चीज़ें आने से भी पॉली हाउस में फैल सके है। संक्रमित जो सूत्रकृमि ग्रस्त पौध है उसके प्रयोग से भी पॉली हाउस में सूत्रकृमि फैल सके है। तो भाई फैलने के कारण अगर आप समझेंगे और जो जुताई की बात करी कृष्ण भाई ने वो गहरी जुताई करेंगे और जो जड़ गांठ वाले सूत्रकृमि का प्रबंधन बताया ट्राइकोडर्मा से, तो ऐसी कई चीज़ें अपना के इसका जो प्रकोप है उससे बचा जा सके है। और फफूंद के लिए जो बताया कार्बेंडाजिम बावास्टिन दवाई जो आती है वो भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं। तो प्रीतम भाई देखिए आपने जो अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी है। भाई आपके जो सूत्रकृमि है जड़ गांठ वाले ये तो देखो देखने में आवा है, अगर इनकी पहचान हो जाएगी तो जल्दी ही इस पर काबू पा सका है दवाई छिड़क करके। तो अब जो है ना प्रीतम भाई देखिए भाइयों को ये बातचीत तो आपने सुनवा दी, लेकिन अब करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। ये सपने का जकर करू रे ये कबूर न करेगी जड़का अरे नखरा करके मन जगाजी सूते का हाथ पकड़े ये सपने का नखरा करूं नखरा करके मन जगाजी सूते का हाथ पकड़े ये सपने का नखरा करूं सपने के मां गरा डगर जा अरे सपने के मां गरा डगर जा ले 10 दिन की छुट्टी फिर मन देख के वा मेरी बोढ़िया पीढ़े पर उठी अरे गाता पतार लगर गली जेवा बरन लागी मुठी
अंगड़िया में वा पैर रही थी गूठी भूरी भूरी अंगड़िया में पैर रही थी गूठी। और 4 पहर तक हम बतलाए, 4 पहर तक हम बतलाए, एक बुक्कल के पकड़ के नखरा करके बता गाड़ी सुने का पकड़े के सो पहरे का नखरा करूँ अगर पूरे करेगी करके नखरा करके मन गाड़ी सुने का पकड़े के। तके सपने के माँ मेरे सपने के माँ आज रात में आज्ञा ख्याल बहू का रहे जड़ में बैठ के बूझ लिया मन सारा हाल बहू का। मेरे गोल गोल मुख चंदार केसा मुखड़ा लाल बहू का रहे आज लगना ठीक हो लिया करया होया गाले बहू करे आज लगना ठीक हो लिया करया होया गाल बहू करे। वो कहते आज नाम कटा के हो कहते आज नाम कटा के नाम मरू कोई मपड़ के छोटा भाई कमरे बीच बुलावे है मैं पहला चली जाते वो पछेत आवे दखे ओटू पैरू संगरूत क्या दुनिया बुरी बतावे अपनी ब्याही की करिया वो सारे हुक्म चलावे हो अपनी ब्याही अरे जिसा सपना मन याद आया रे जिसा सपना मन याद आया इस पे सक करके नखरा करके मन लगाई देखा हाथ पकड़े के सपने का नखरा करूं लगा पूरा करेगी करके ओ नखरा करके मन लगाई देखा हाथ पकड़े कहे मेरे संग वो कहे मेरे संग सपने में ढंग वो गचाप संग आड़ा रहे इस मोहब्बत ने घेर लिया जनू मकड़ी ने पूरा ताड़ा रे अरे पूरी पूरी छोटी पैदल खनवारी थी वो काड़ा रे जय छोड़ा ले देख बहू ने खाके पड़े जवाड़ा रे सोरा ले देख बहू ने खाके पड़े जवाड़ा रे अड़ कर बरोली रे करे बरोना करे बरेली रे करे बरोना सूते की छाती तड़पे
भाई ये लोकगीत आपने सुना, आवाजें थे रणबीर सिंह और साथियों की। के सपने का जिक्र करूं। तो प्रीतम भाई जी, आप देखिए आजकल का जो मौसम है ना, उसका भी थोड़ा जिक्र करना जरूरी है ना, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील हो रहा है, कभी गर्मी हो जाए कभी ठंड हो जाए। तो आज का अधिकतम जो तापमान रहा वो रहा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 13 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा कृषि कार्यों के अंतर्गत, वो रहेगा कृषि में उचित व आधुनिक छिड़काव तकनीक का योगदान। और इसी में करेंगे हम आज की नसीहत के अंतर्गत बात पशुओं में गर्भपात की समस्या और उनके उपचार के उपाय के बारे में। मतलब जो भाई स्प्रे हम करे हैं उसमें जो नवीनतम जानकारियां हैं, नवीनतम तकनीक है, उसके बारे में बताओगे। और पशुओं के ज्ञापन होने में क्या समस्या है और क्या उपचार उसका बन सके है, वो भी भाई कल के कार्यक्रम में जिक्र करेंगे। और जो आज का जो अगला हमारा विषय है बातचीत का, वो है बोर्डो मिश्रण। बागबानी का बड़ा मुख्य है ये जो मिश्रण है, और कैसे इसका प्रयोग करते हैं भाई, क्या महत्व है। तो जो भाई बागबानी से जुड़े हैं उनको तो ये जानकारी जरूर होगी, और थोड़ा बहुत जो भाई बागबानी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये बातचीत बड़ी ज़रूरी है। भाई ये पुरानी बात है कि जब 1885 में बोर्डो मिश्रण का आविष्कार होया, बोर्डो विश्वविद्यालय फ्रांस के अंदर होया था। इसका नाम बोर्डो के नाम से ही प्रचलित हो गया। और भाई नीरे डाल के अनगिनत फफूंदनाशक और जीवाणुनाशक रसायन हैं, उनकी खोज होली, लेकिन आज भी बोर्डो मिश्रण का प्रयोग बागबानी में ज्यों का त्यों हो रहा है। बिल्कुल। नीरी डाल की बीमारियां हैं उसमें, जिनमें वो काम आवे है। क्या में काम आवे है भाई, इसका प्रयोग पौधों में जड़ और तना गलन में, गोंद निकलना जो पौधों में दिक्कत आवे है, टहनी मार रोग है उसमें भी दिक्कत आवे है भाई, भूरे धब्बों वाला रोग है, और काट छाट करने के बाद कटे हिस्सों में बोर्डो मिश्रण और पेस्ट अगर लगा देना तो बड़ा आराम पड़ता है। बिल्कुल। ये रोग आम में, अमरूद में, नींबू जाति के जो सदस्य हैं, जो कागजी नींबू, किन्नू, इस डाल के, या फिर वानकी के जो पौधे हैं हमारे पॉपुलर भाईले में है इस इलाके में घना, सफ़ेदा है, नीम है, शीशम है, इनमें टाणी मार रोग आ जाए, उसमें भी दिक्कत है तो ये बोर्डो मिश्रण इस्तेमाल होवे है। अगर इसको ये जो रोग है ना कृष्ण भाई, इनको ध्यान ना दिया जाए तो शाखाएं पौधों की मारे सूखने लग जाए हैं। टाणी मार रोग के बचाव खातर भाई दवाई भी इस्तेमाल कर सके हैं, लेकिन ये तो हमने बात करी कि भाई कड़े कड़े इसका हम इस्तेमाल करें। अब बातचीत जो जरूरी है भाई क्यों कर इसको तैयार किया जाए। प्रीतम भाई देखिए, आप एक रोग का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लें जी। जिस तरह के टहनी मार रोग था ना, यू रोग एक तो पत्तियों पावा, टहनियाँ पावा, फूलों में भी आवा और फलों पर भी आवा जी। और पत्तियों पे जो है ना भूरे रंग के जो धब्बे बनावेगा, जो बाद में आपस में मिलकर पत्तों के अधिकतर जो भाग है उन पर फैल जा, और धब्बे के स्थान पर भाई पत्ती जो है ना सूख जाएगी और या फिर फट जाएगी। और टहनियों पर ऊपरी रोग जो ऊपरी भाग है जो शुरू हुआ वहाँ से वहाँ हल्के भूरे धब्बे पड़ेंगे और ऐसी टहनियों की पत्तियाँ सूख कर झड़ने लग जाएंगी, और अंत में टहनियाँ हैं जो वो भी जो है ना सूख जाएंगी, और बोर आने पर मौसम जो है ना नम हो जाएगा और रोग फूलों को भी नष्ट कर दे है। और इसके बचाव खातर हम जिक्र कर रहे थे कि रोगग्रस्त जो टहनियाँ हैं एक तो उनको काट दें या भी कटे हुए स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगा दें। और इसी तरह गोंद निकलने वाला भी रोग है, इस तरह के कई भाई पौध गलन, जमीन के जो बारिशता है उसके नज़दीक तने की छाल उखाड़ कर भाई गड़ जाएगी, और जिसके अंदर की जो लकड़ी है वो भी मर जाएगी, और अधिक प्रकोप से मुख्य तने से गोंद निकलना शुरू हो जाएगा जी। और इसना क्या है भाई तना गलन रोग। आरंभ में पत्तियां, टहनियाँ या फलों पर जो बाहर से पीले हरे रंग के गोल धब्बे पड़ जाए, बाद में यह धब्बे ऊपर की तरफ उभर कर खुदरे और गहरे भूरे रंग के हो जाएंगे, और धब्बों के बाहर वाला जो पीला रंग है वो हल्का पड़ जाएगा, और पत्तों और फलों की जो सतह है कागज की तरह वो हो जाती है।
हाँ, तो भाई ये गंभीर रोग हैं कृष्ण भाई, न्यू ना है, क्योंकि जिन भाइया ने खेत में सारे पौधे ला रखे, कई साल ने तो खेत गया, हाँ, और भाई उसमें बीच में खराबी आ गई ये। तो भाई अब बात करेंगे जो हमारा विषय है कि भाई बोर्डो मिश्रण। एक तो तैयार क्यों करो हुआ है, 3 चीज चाहिए। पहली नीला थोथा, दूसरी बिना बुझा हुआ चूना, और तीसरा पानी। ठीक है। मात्रा नीले थोथे की 2 किलोग्राम, बिना बुझे हुए चूने की 2 किलोग्राम, और पानी 250 लीटर। पानी की मात्रा अच्छी है, 250 लीटर पानी में। अब बनाए क्यों कर। प्रीतम भाई, इसकी बनाने की विधि आ रहेगी कि एक लकड़ी का टब या फिर मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में भाई 2 किलोग्राम नीले तोते के पाउडर को 10 से 15 लीटर पानी में घोलें और रात भर के लिए उसे भाई धीरे धीरे गुड़ने के लिए पड़ा रहने दें। मतलब लकड़ी की टब ले ली या कोई मिट्टी का और बर्तन हो, हाँ, या फिर प्लास्टिक का हो, कोई सा भी मिल जाए भाई। बिल्कुल। नीला थोथा जो हमने मात्रा बताई थी पूरे का पूरा 2 किलो ले लो, हाँ, और पानी की मात्रा 10 से 15 लीटर। पूरी रात आराम से घुले जाएगा वो, उसने घोलने के लिए छोड़ दो। प्रीतम भाई, जिस तरह देखे करते थे ना दिवाली के टाइम पर बुझे चुना लेके आए करते थे, हाँ। और उसने सारा भिगोए करते थे जी, और फिर वो जो है ना एक अच्छी तरह उसका पेस्ट बन जाता है, फिर सफेदी करे करते थे जी। और जब चुना पानी सो तो भाई लई बन जाएगी और शेष पानी उसमें मिला लें और कपड़े तो उसने छान लें जी। और दोनों गोलों को एक साथ धीरे धीरे मिलाएं और कपड़े ते उसने छान लें। छानते टाइम किसी लकड़ी के डंडे ते उसने भाई लगातार हिलाते रहें और इस तरह जो है ना एक नीले आसमानी रंग का घोल तैयार हो जाएगा। और यही जो है ना बोर्डो मिश्रण है। और इस घोल के परीक्षण खातर भाई इनमें एक लोहे की कील डुबोएं और यदि ये बुरा ना हो तो इसमें थोड़ा सा चूने का घोल और मिला दें। अच्छा, मतलब अगर न्यू चेक करना हो कि भाई घोल सही बन गया कि नहीं, उसमें डुबो दी लोहे की कील। बिल्कुल। ये तो बुरा हो गया तो ठीक है, अगर बुरा ना हुआ तो थोड़ा सा चुनने का घोल और मिला दें, और मिला लें ताकि वो क्षारीय हो जाए। बिल्कुल। और इस घोल को रखने से इसकी फफूंदनाशक शक्ति खत्म हो जाए, इसलिए इस घोल को 2 से 3 घंटों में खत्म कर लेना चाहिए। अगर बना लिया ना तो 2 से 3 घंटों में खत्म कर लें। अगला है प्रीतम भाई बोर्डो पेस्ट बनावा के ऊपर जी। ऊपर पहला तो अपना जिक्र किया बोर्डो मिश्रण खातर जी, और ईब करेंगे बोर्डो पेस्ट के बारे में जी। इसमें सामग्री चाहिए भाई नीला तोथा वही 2 किलोग्राम, बिना बुझा हुआ चूना 3 किलोग्राम, वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। हाँ बढ़ गया जी। पानी इसमें लेना 30 लीटर जी। उसमें अपना पानी लिया था 250 लीटर जी। और इसमें लेना है 30 लीटर जी। और इस पेस्ट को बोर्डो पेस्ट की तरह बनाना है, परंतु पानी की मात्रा कम रखनी है ताकि वो पेस्ट बन जाए अच्छा गाढ़ा। और नीले थोथे और बिना बुझे चूने को भाई अलग अलग 15-15 लीटर पानी में उसको घोल लें और बाद में दोनों घोलों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। तो इस तरह जो है ना ये बोर्डो पेस्ट हो जाएगा, फिर इसका प्रयोग आप कर सको। हाँ, और भाई बोर्डो पेंट भी आता है। हाँ, इसमें भी मोनोहाइड्रेटेड नीला थोथा जो है वो 2 किलोग्राम लगे है, चूना 3 किलोग्राम और अलसी का तेल और डलता है वो भी 3 किलोग्राम। बिल्कुल। ये जो मोनोहाइड्रेट नीला थोथा बनाना है भाई, इस नीले थोथे को गर्म करके सफ़ेद कर लिया जा है। मोनोहाइड्रेटेड नीले थोथे और चूने को बारीक चूर्ण के समान बना के अलसी के तेल के साथ मिला दिया जा है। इस डालते हुए बोर्डो पेंट तैयार हो जाए। तो इनका जो उपयोग है वो भाई कई बीमारियों में जो पौधों से जुड़ी हुई हैं, जड़ और तना गलन भाई ने जिक्र कराया, गोंद निकलना या टहनी मार रोग, भूरे धब्बे वाला रोग, काट छांट करने वाले जो कटे हुए हिस्से हैं उनमें भी बोर्डो मिश्रण या फिर पेस्ट लगाने से लाभ मिले है। जो टहनी मार रोग से बचाव खातर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल करें ना भाई, तो उसकी जगह पे ये बड़ा सरल है और सस्ता फफूंदनाशक है जो बोर्डो मिश्रण है या बोर्डो पेस्ट है या बोर्डो पेंट है। इनको भाई इस्तेमाल में ले सके हैं। और एक बात और है कृष्ण भाई जी कि क्योंकि ये जल्दी इस्तेमाल करने पड़े हैं तो ये बाजार में बने बनाए नहीं मिलते ना, ये बनाने पड़ेंगे। और भाई बनाना इनको आसान है, मुश्किल नहीं है। बहुत सारी सामग्रियाँ की जरूरत नहीं है,
ये 2-3 चीज़ें हैं भाई। नीला थोथा, चूना, पानी या अलसी का तेल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, बना सके हैं बिल्कुल। और भाई जो ध्यान रखने वाली बातें हैं भाइयों के साथ वो भी कर लें। इसमें क्या है? देखिए प्रीतम भाई, ये बातें जो जिक्र करेंगे बहुत ज़रूरी है। बोर्डो पेस्ट बनाने खातर, बोर्डो मिश्रण बनाने खातर, बोर्डो पेंट बनाने वास्तर जी भाई एक तो ध्यान रखना है आपने कि इस घोल को हमेशा मिट्टी के बर्तन में या फिर भाई प्लास्टिक के टब में बनाएं जी। क्योंकि प्रीतम भाई ये खास हिदायत देनी है कि भाई कई भाई देखा है कि कोई बाल्टी में बनावा, कोई तासड़े में बनावा, तो उसमें नहीं बनाना अपना, वो बनाना है अपना मिट्टी के बर्तन में या भाई फिर प्लास्टिक के टब में वो बनाना है जी। और इस मिश्रण को हमेशा ताज़ा बना के रखना आपने। ये नहीं भाई आज बना दिया और कल ना उसमें आप प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं करें किसान भाई। ध्यान रखें इस बात का जी कि जो मिश्रण आप बनाओगे वो आपने 2-3 घंटे में जोर मार के 4 घंटे तक आपने उसका प्रयोग कर लेना है जी, ताकि आपका वो फायदेमंद हो, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा जी। और 2-3 घंटे में ही इसका प्रयोग कर लें तो अच्छी बात है जी। और अगली बात है मिश्रण को किसी भी कीटनाशक में मिलाकर भाई प्रयोग न करें। हाँ भाई, एक बार में एक के इलाज करें, वो दवाई वाला काम ना करेंगे भाई। क्योंकि ये तो अपने आप में दवाई है प्रीतम भाई, क्योंकि जो नीला थोथा है या बुझो या चूना है ये तो अपने आप में दवाई का काम कर रहे हैं जी। तो इस तरह जो है ना मिश्रण को किसी भी कीटनाशक में, कई बार देखा है कि चल भाई ये पेस्ट भी लगा दें और मिश्रण जो लेकर इसको घोल कर, लेकिन और सोचा दवाई भी घेर दें इसके में जी, सोचा भी ज़्यादा फायदा करेगी। देखो एकदम से ऐसा फायदा नहीं होगा, इसमें हो सकता है आपका नुकसान हो सके किसान भाइयों, पेड़ पौधे का नुकसान हो सके। तो आपने पूरा ध्यान रखना है कि जो भी आप मिश्रण का प्रयोग करोगे उसमें आपने कीटनाशक नहीं डालना है जी। अगला ये जो बात है वो है तेज धूप में इसका प्रयोग ना करें। हाँ मतलब सांझ के टाइम भाई इस्तेमाल कर लें जब धूप तेज ना हो, या क्योंकि पौधों के अगर अच्छे है वो बन रही हो ना ऊपर छत हाँ, बन रही हो बिल्कुल। तब इस्तेमाल भाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीधी धूप पड़ रही है तो इसका इस्तेमाल उस वक्त पे ना करें, जल्दी सूख जाएगा और काम नहीं करेगा फिर। हाँ कई बार देखा है ना अभी बोर्डो पेस्ट लगा दो या बोर्डो मिश्रण लगा दो तो वो भाई क्या करेंगे जल्दी जल्दी धूप में सुखा लें, भाई जल्दी काम करेगा, ऐसा नहीं है प्रीतम भाई। तो उसको जो है ना तेज धूप में ना लगाएं। तो आपने जब भी थोड़ी सी धूप हो या दोपहर बाद शाम के समय लगाएं या सुबह सुबह का जो समय है उस समय लगाएं। तो इस तरह जो है ना आपने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हमने जो तेज धूप में इसका प्रयोग न करें और घोल को हमेशा छान कर ही प्रयोग करें। बिल्कुल भाई, छान के इस्तेमाल करना है, साफ सुथरा। दवाई दे रहे हैं पौधे को, ये कोई छोटा वो नहीं है, इसलिए छान के इस्तेमाल करें। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।